नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के दोहरे मापदंड हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं? यानी उनकी करनी में, कथनी में फ़र्क है। यानी जो वो देश के सामने कैमरे पर बोलते हैं और पर्दे के पीछे जो करते हैं उसमें गहरा अंतर है। मिसाल के तौर पर एक बहुत ही चर्चित उनका बयान रहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जब उन्होंने कहा तो पूरा देश मोदी जी की सत्य निष्ठा से प्रभावित हो गया। न खाऊंगा न खाने दूंगा। पर क्या उन्होंने इस पर अमल किया या अमल कर रहे हैं? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी जी क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उनकी कथनी क्या है और करनी क्या है, इसका एक बहुत बड़ा अंतर, एक बहुत बड़ी मिसाल आज कर्नाटक में देखने को मिली, जहां मोदी जी ने एक ऐसे नेता को, बीजेपी के एक ऐसे नेता को फोन किया जिस पर भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप लगे। इतने गंभीर आरोप लगे कि उसको मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। और उसको आज मोदी जी ने फ़ोन किया, उसके आगे मोदी जी बिछते चले गए फ़ोन पर। और ये क्लिप पूरी तरह से वायरल हुई। आप देखिए इन साहब को, इनका नाम है KS ईश्वरप्पा और ये डिप्टी CM भी रहे, ये एक बीजेपी कर्नाटक के प्रेसिडेंट भी रहे 2 बार। इनको आज फ़ोन किया, ये नाराज़ थे क्योंकि इनको कुर्सी से हटा दिया गया था। मोदी जी ने आज फ़ोन करके, आप यूँ कह सकते हैं कि इनके आगे वो बिछते ही चले गए, जैसे कि वो आशीर्वाद मांग रहे हों। अब ये जो KS ईश्वरप्पा साहब हैं, अगर आप इनका मामला जानेंगे तो वाकई आपको ताज्जुब हो जाएगा कि मोदी जी की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। ईश्वरप्पा साहब जब मंत्री थे तो ये जो साहब हैं, संतोष पाटिल साहब, ये एक बड़े ठेकेदार जो बीजेपी से जुड़े थे, इन्होंने 4 करोड़ रुपए की एक सड़क प्रोजेक्ट किया, रोड प्रोजेक्ट किया। उस रोड प्रोजेक्ट का पेमेंट ईश्वरप्पा साहब ने रोक दिया क्योंकि ईश्वरप्पा साहब कमीशन मांग रहे थे। और फिर संतोष साहब ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, मोदी जी को, क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी के थे। और चिट्ठी में कहा कि साहब ये हाल है कर्नाटक का कि 40% कमीशन हमसे मांगा जा रहा है। हमने पार्टी की सेवा की है, हमने बीजेपी को खड़ा किया है और आज हमसे 40% मांगा जा रहा है। 4 करोड़ रुपए में 40% कमीशन, यानी 1.5 करोड़ से ज़्यादा। तो पैसा तो मंत्री जी को देना पड़ रहा है। लेकिन मोदी जी ने उस चिट्ठी पर कोई अमल नहीं किया, कोई अमल नहीं किया। और उसका हाल ये हुआ कि ये जो संतोष साहब थे, इन्होंने खुद को ही ख़त्म कर लिया, इन्होंने दुनिया ही छोड़ दी। लेकिन इसका असर मोदी जी पे नहीं हुआ। बहुत अच्छा हो गया सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। सर श्योर श्योर श्योर, धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरा अब 40% कमीशन संतोष दे नहीं पाए, इस दुनिया से उन्होंने विदा ले ली। कायदे से अगर मोदी जी स्टेट्समैन होते तो जाहिर तौर पर वो अपनी पार्टी के समर्थक संतोष के यहाँ ज़रूर जाते, उनके परिवार से मिलते, उनकी पत्नी से मिलते, उनके माता पिता से या उनके घर वालों से, नातेदारों से मिलते और कहीं ना कहीं अफसोस जताते कि मैं आपकी चिट्ठी पर अमल नहीं कर पाया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, हुआ एकदम उल्टा। और उल्टा ये हुआ कि आज मोदी जी ने उसी ईश्वरप्पा को फ़ोन कर दिया जिसकी वजह से एक आदमी की जान चली गई थी, एक परिवार ही ख़त्म हो गया कमीशन के चक्कर में, 40% कमीशन के चक्कर में। और मोदी जी उसी तरह गिड़गड़ाते रहे फ़ोन पर जैसे वो हिमाचल में एक अपने साथी के आगे गिड़गड़ा रहे थे जो बागी हो गया था। यानी चुनाव को, वोट को लेकर एक ऐसी हद पर मोदी जी चले गए आज, जिसकी कल्पना उनके कई समर्थकों ने भी नहीं की होगी। अब दोस्तों, विपक्ष ने भी आज बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक एक ही बात कही कि मोदी जी को सबसे पहले संतोष पाटिल के परिवार के पास जाना चाहिए था, माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि भाई जो चिट्ठी आपने भ्रष्टाचार की लिखी उस पर हमने अमल नहीं किया और यह हादसा हो गया। या आज कर्नाटक में बीजेपी की जो सरकार है वो गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसकी जगह मोदी जी खुद उस ईश्वरप्पा के पास जा रहे हैं जो भ्रष्टाचार के एक प्रतीक बन गए हैं, 40% कमीशन के प्रतीक बन गए। उनकी चरण वंदना मोदी जी कर रहे हैं। और उधर सुरजेवाला जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका ये कहना है कि सिर्फ ईश्वरप्पा ही नहीं, जो चीफ मिनिस्टर हैं बोम्मई साहब, उन पर भी
40% कमीशन के आरोप हैं। सुनिए सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। सरकार सर के बाल से पांव के नाखून तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उनके एक नेता ने तो ये भी कहा कि 40% कमीशन एजेंट बसवराज बोम्मई है। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा। अब सुरजेवाला को तो आपने सुन ही लिया, एक और साहब को सुन लेते हैं। सत्यपाल मलिक मोदी जी के बड़े करीबी रहे, मोदी जी ने उनको गवर्नर बनाया, गवर्नर बन के उन्होंने कई रिपोर्ट्स दी भ्रष्टाचार की मोदी जी पर, मोदी जी ने अमल नहीं किया। और उसके बाद में एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक मोदी जी के भ्रष्टाचार को लेकर सत्य बोलने लगे। सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। अब दोस्तों, कर्नाटक के बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ये इकलौते ऐसे पार्टी के नेता नहीं हैं जहां मोदी जी बिछे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हों और मोदी जी को कोई परहेज ना हो उनके आगे बिछने के लिए। कई नेता हैं, जैसे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, इन पर करप्शन की बुकलेट अमित शाह लेकर आए थे और आज मोदी जी ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया है असम का। अगर आप शुवेंदु अधिकारी को देखें जो अपोजिशन लीडर हैं, बीजेपी के फेस हैं पश्चिम बंगाल में, इन पर जो है चार्जेस हैं करप्शन के। अगर आप नारायण राणे को देखें जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जिनको मोदी जी लेकर आए दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में, इन पर भी आरोप हैं। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बोम्मई, इन पर तो हैं ही आरोप, 40% कमीशन के चार्जेस इनके ऊपर आरोप हैं, सार्वजनिक आरोप हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप पिछले कुछ महीनों के डेवलपमेंट्स देखें तो एक के बाद एक जो आरोप लग रहे हैं उसमें बीजेपी से कहीं ज़्यादा मोदी जी घिरते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मामला है वो अडानी केस है। अडानी केस जब से सामने आया है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे हैं कि पैसा मॉरिशस से और कई जगह से वो अडानी की कंपनियों में निवेश किया गया है, और मोदी जी जिस तरह उस पर खामोश रहे, अब तक बोले नहीं या संसद चलने नहीं दी, वो कहीं ना कहीं ये जो खामोशी है मोदी जी की, वो एक सवालिया निशान ज़रूर लगाती कि एक ऐसा आदमी जो करप्शन की लड़ाई लड़ रहा हो, अपने चार्जेस के बारे में, भले ही वो झूठे हैं, वो कुछ बोलता नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं करता। एक ऐसा ही मामला डिग्री का है। डिग्री का मामला जब से केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है गुजरात की एक अदालत ने, तब से ये मामला भी जो है इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं मिस्टीरियस होता चला जा रहा है कि रोज़ रोज़ कोई ना कोई खुलासा होता है कि मोदी जी ने एक सेमेस्टर ड्रॉप कर दिया था, नहीं इस साल तो वो पढ़े थे, कभी उनका कोई प्रोफेसर बोल देता है कि नहीं वो आते तो थे लेकिन हमें पता नहीं। तो डिग्री को लेकर भी मोदी जी अब तक खामोश हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो उनका वॉर ऑन करप्शन है, जो बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, ज़ीरो टॉलरेंस होगी, इसको लेकर जो उनके दोहरे मापदंड हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखें, इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि 121 बड़े नेताओं को, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस 121, इन नेताओं को ईडी ने कहीं ना कहीं घेरा है, सीबीआई ने घेरा है, और ये वो नेता थे जो अपोजिशन के थे, यानी बीजेपी का कोई नहीं, सारे के सारे 95%, 95% नेता जिन पर कार्रवाई ईडी ने करी वो विपक्ष के थे। और अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो हर पार्टी, चाहे विपक्ष की कोई पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, शिवसेना हो, कहीं ना कहीं सबको ईडी ने अपने छापों में घेरा है। अब दोस्तों, भ्रष्टाचार को लेकर मोदी जी के जो दोहरे मापदंड हैं, जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो दो पैमाने हैं, इसके पीछे मोदी जी की क्या सोच है, क्या कोई पर्सनालिटी में ऐसा कुछ है? मुझे लगता है कि एक बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही एक ऐसा मामला है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है, और मुझे लगता है कोई ऐसा जानकार हो जो मोदी जी को कई बरसों से फॉलो कर रहा हो, मोदी जी पर शोध कर रहा हो, आर्टिकल लिख रहा हो, एक ऐसा पत्रकार हो, एक ऐसा चिंतक हो जो कम से कम आज के दौर में न्यूट्रल हो, तटस्थ, झुका ना हो मोदी मीडिया की तरह। और मुझे लगा कि अनुराग चतुर्वेदी जो पिछले 40-45 साल से हिंदुस्तान की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं, समझा रहे हैं, और 2014 के बाद लगातार उनका फोकस मोदी पर है और बहुत क्रिटिकल असेसमेंट करते हैं मोदी जी का, और मुझे लगा कि उनसे बातचीत हमें करनी चाहिए, एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो क्या कह रहे हैं, उसको सोचना चाहिए कि आपको एक तस्वीर साफ दिखे। और इसलिए आज मैंने अनुराग चतुर्वेदी को आपके सामने लाने की कोशिश की। इस वक्त वो
बोस्टन में हैं, अमेरिका में हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो आए और इस सब्जेक्ट पर बोले जिस सब्जेक्ट पर कोई हिम्मत नहीं कर पाता। तो सीधे चलते हैं बोस्टन, अमेरिका, और समझते हैं कि क्या ये कोई पर्सनालिटी को लेकर ये जो कथनी और करनी में फ़र्क है। ये आखिर मोदी जी जिस तरह से कैमरे के सामने दिखते हैं, पीछे कुछ और है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और तब आपको समझ में आएगा ये दोहरे मापदंड, डबल स्टैंडर्ड्स, भ्रष्टाचार को लेकर, ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसके पीछे फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, मजबूरियाँ क्या है। चलते हैं चतुर्वेदी जी के पास। अनुराग जी, जो मेरा पहला सवाल है कि अगर आप मोदी की पर्सनालिटी देखें तो उसमें हमें एक विरोधाभास कहीं ना कहीं दिखता है। कई चीज़ों को लेकर विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। जैसे मिसाल के तौर पर उनका ये कहना है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, काला धन मिटा दूंगा और भ्रष्टाचारियों को मैं माफ नहीं करूंगा, जीरो टॉलरेंस की बात करती है। यानी किसी भी कीमत पर सरकार और स्वयं मोदी झुकेंगे नहीं, चाहे कोई भी भ्रष्टाचारी हो। लेकिन आज एक रिकॉर्डिंग उनकी वायरल हो रही है, टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कॉल करी है, और ये जो उनकी फोन पे बातचीत हो रही है वो ईश्वरप्पा के साथ हो रही है। ईश्वरप्पा डिप्टी सीएम, एक सीनियर मोस्ट लीडर कर्नाटक बीजेपी के, जिनको भ्रष्टाचार कह रहे हो, 40% कमीशन, 40% कमीशन, इसके आरोप में उनको कुर्सी से इसी मोदी सरकार, मोदी के कहने पर वो हटाए गए। और आज मोदी उन्हीं को फोन कर रहे हैं, उनके आगे बिछे जा रहे हैं कि भाई मदद करिए, मदद करिए हमारी, इतने लोग नाराज हैं बीजेपी में, आप मत नाराज होकर घर बैठिए, आप हमारी मदद करिए, आशीर्वाद दीजिए। ये जो एक मोदी का स्टैंस, एक तरफ पब्लिक पोस्चरिंग है कि हम झुकेंगे नहीं, और दूसरी तरफ जो जो भ्रष्टाचारी हैं वहां झुकते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको हमें मनोविज्ञान के हिसाब से अगर देखें तो ऐसे व्यक्तियों को स्प्लिटेड पर्सनैलिटी, जो विभाजित व्यक्तित्व होता है, वो कहा जाता है। आपकी कथनी और करनी में अंतर होता है। आप जो कहते हैं वो ऊपरी मन से कहते हैं, करते नहीं हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि भारत के जो चुनाव होते हैं उनमें जीतना या जो भ्रष्ट लोग हैं उनका सहयोग लेना, बाहुबलियों का सहयोग लेना। लेकिन ये मोदी जी जैसे व्यक्ति का उनके ईश्वरप्पा से मिलना, उसको उनको फोन करना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरीके से उन्होंने हिमाचल में भी जो विद्रोही हो गए थे उनको फोन किया था, तो ये उनकी घबराहट भी है। लेकिन मैं इसको उनकी स्प्लिटेड पर्सनैलिटी का हिस्सा मानता हूं, और वो अब तक जो कहते रहे हैं वो सच नहीं है। क्योंकि ये ईश्वरप्पा जो थे वो काफी बदनाम हो चुके थे, और उनके कारण कई एक व्यक्ति ने तो इस दुनिया को भी छोड़ देना पड़ा। तो जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती है तो ये लगता है कि ऐसे व्यक्ति से आप दरकिनार करेंगे, उसको अपने पार्टी में नहीं रखेंगे, उससे बात तक भी नहीं करेंगे। उससे बात करना, तो ये मुझे उनके विभाजित व्यक्तित्व का हिस्सा लगता है। एक चीज हम और देखते हैं, जैसे अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें, 3-4 महीने से, अब चाहे वो नक्षत्र सही ना चल रहे हों या ग्रहों में कुछ दोष हो या ग्रह साथ ना दे रहे हो, तमाम गंभीर आरोप मोदी जी की सत्यनिष्ठा पर लगे, इंटीग्रिटी पर लगे। मिसाल के तौर पर अडानी कांड जब सामने आया, और अडानी का मामला इतना बड़ा कि कांग्रेस की जो मुखिया हैं आज की तारीख में, सबसे बड़े नेता फेस हैं उनके, राहुल गांधी, उनकी सदस्यता रद्द हो गई अडानी पर बोलने पर। संसद भी नहीं चली, बजट सेशन ऐसे ही चला गया, फीका रहा वो पूरा बजट सेशन। बहुत सा इंपॉर्टेंट बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं सरकार का हो पाया, और पर मोदी जी बोले नहीं। उसके अलावा फिर एक आरोप और इमर्ज हुआ, वो डिग्री का आरोप था। जब केजरीवाल के ऊपर जुर्माना हुआ 25,000 रुपए का, वो डिग्री पर फिर कई स्टोरीज आई, और किसी ने कहा कि साहब वो एक सेमेस्टर जो है उनका स्किप कर गया था, किसी ने कहा कि नहीं साहब मोदी जी गए तो थे लेकिन डिग्री का हमें पता नहीं। तो प्रधानमंत्री डिग्री पर भी चुप हैं, प्रधानमंत्री जो है वो अडानी पर भी चुप हैं। आपको लगता है कि जो ब्रांड मोदी है, जो बिल्ड किया गया था 2014 से कि ये मोदी है, ये चीजों को बदल देगा, ये पैसा नहीं खाता, इसका कोई रिश्तेदार नहीं, नातेदार नहीं, यार नहीं, दोस्त नहीं, कुछ नहीं, ये सिर्फ देश के बारे में सोचता है, ये ऐसा मोदी, एक ऐसा आदमी मिला है इस देश को जो पूरा बदल देगा, वो जो एक इमेज प्रोजेक्ट की गई थी,
सोशल मीडिया पे, गोदी मीडिया के जरिए, आपको लगता है कि वो इमेज अनुराग जी आज की तारीख में फीकी पड़ रही है, डाइल्यूट हो रही है? वो मोदी जो 2014 का जो हमने देखा था, उस मोदी का जो सूर्य है अब कहीं ढलान की तरफ। मुझे लगता है ढलान ही नहीं, वो धूमिल हो गई है, क्योंकि वो छवि जो थी वो काफी आर्टिफिशियल छवि बनाई जाती है। आप छवि निर्माण का भी अगर शास्त्र देखेंगे तो ये छवि निर्माण जो होती है वो कई ब्रांडिंग कंपनियां बनाती हैं, कई ऐसी संस्थाएं बनाती हैं जो कि सच्चाई से दूर होती है। तो भ्रष्टाचार जो हुआ ये तो एक सच है, जो अभी जो उन्होंने ईश्वरप्पा से जो बात कर रहे हैं वो भी एक सच है, क्योंकि जो आप देखते हैं और जो परसेप्शन जो बनाते हैं, ऑप्टिक्स जो बनाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के ऑप्टिक्स नहीं होते, उसमें जो आप के कार्य होते हैं, जो आपके जिनसे लिंकेजेस होते हैं, जो संदेहास्पद आपकी डील्स होती हैं, वो आपको एक तरीके से संदेह के घेरे में लाती है। और आप जिस तरीके से देखिए कि अडानी को जिस तरीके से पोर्ट दे दिया गया, एयरपोर्ट दे दिया गया, कोयला खदानें दे दी गई, बिजली दे दी गई, तो जब एक ओलिगार्क बना दिया गया और 2 या 3 बिजनेसमैन ही एक तरीके से हमारे देश के प्रमुख पूंजीपति ही उसको चलाने लगे, देश की अर्थतंत्र को, तो ऐसे में ये संदेह स्पष्ट हो जाता था कि ये साधारण चीज नहीं है, ये असाधारण चीजें हो रही हैं। और इसमें जब हिंडनबर्ग का आरोप लगे तो मोदी जी चुप रहे। अब जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है उससे वो बात कर रहे हैं। तो अब तो ये एक तरीके से मुझे तो लगता है एक मुहावरा है, थोड़ा सही नहीं है, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका जिसको कहा जाता है, ये वो है, ये वही है। मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि आप बोस्टन से जुड़े हैं, समय भी कम है आपके पास, मेरा अंतिम सवाल ये है कि मैं एक कॉन्ट्रडिक्शन देख रहा हूँ, एक विरोधाभास देख रहा हूँ हिंदुस्तान की राजनीति में। मिसाल के तौर पर अगर आप गुजरात के कल 2 फैसले देखें, एक फैसला राहुल गांधी का हुआ सूरत के सेशन कोर्ट से, जहां राहुल गांधी की सजा मानहानि के मुकदमे में, जिसमें कभी 2 साल की सजा दी नहीं जाती, 3 महीने से ज्यादा सजा नहीं दी जाती। पहली बात तो मानहानि में सजा ही नहीं होती, और उसके बाद अगर सजा होती भी है तो बहुत टोकन किस्म की होती है, क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया, स्लिप ऑफ टंग है, जो भी है। यहाँ 2 साल की सजा जेल, और उसका मकसद ये था कि लोकसभा की सदस्यता रद्द हो। तो चोर को चोर कहने पर राहुल गांधी को सजा हो रही है, अदालत बहुत ही उनके ऊपर ऐसे फैसले सुना रही है जो कभी सुनाए नहीं गए। और दूसरी तरफ हत्या और दंगे में बीजेपी की जो पूर्व मंत्री थी गुजरात की, माया कोडनानी, उनको क्लीन चिट दी गई। बाबू बजरंगी जो कैमरे पे जिन्होंने बहुत खुलासा किया था दंगों के बारे में, बहुत सी चीजें कबूल करी, उनको क्लीन चिट दी गई। कुल मिलाकर 68 लोगों को कल हत्या के गंभीर आरोपों में, दंगों के गंभीर आरोपों में क्लीन चिट दी, उसी गुजरात में। और उसी गुजरात में राहुल गांधी को सजा दी जा रही है। एक और चीज, भ्रष्टाचार पर हम एक तरफ देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को, संजय राउत को जेल भेजा जा रहा है, जिस पर अदालत का ये कहना है कि इन पर मुकदमा बनता नहीं, संजय राउत पर। और भी कई ऐसे नेता हैं जिनके बारे में विपक्ष ने के बारे में अदालत ने, हायर कोर्ट्स ने टिप्पणी करी कि भाई इन पे केस बनता नहीं था, ईडी ने इनको परेशान किया। तो एक तरफ विपक्ष पर जो केस नहीं बनते उन पर ईडी की छापेमारी हो रही है, और दूसरी तरफ ईश्वरप्पा जो हैं उनके आगे बिछे जा रहे हैं मोदी जी। ये जो राजनीति में जो आपको ये घटित होते हुए दिख रहा है, देश को लेकर आप क्या सोचते हैं? हम किस दौर में गए? अंतिम मुझे लगता है कि गुजरात में न्याय पाना बहुत कठिन है, वहां न्याय व्यवस्था ठप हो गई है। तो ऐसी स्थिति में, और आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में जब अनिल देशमुख को यह कहा गया कि इन्होंने 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, जबकि आरोप पत्र जो लगाया गया उसमें 1.5 करोड़ की बात की गई, या संजय राउत को भी जो पतरावाला चाल में जिस तरीके से अदालत ने उनको माफ किया, तो ये सब मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को एक डराने के लिए, फंसाने के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो भ्रष्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी में, अभी आपने कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी का एक वॉशिंग मशीन देखी होगी कि भारतीय जनता पार्टी में जो जाते हैं, अभी मुकुल रॉय है, उन पे जो मुकदमे शायद लगता है पूरे खत्म नहीं हुए, तो वो गुपचुप दिल्ली आ गए और अब कह रहे हैं कि
मैं भारतीय जनता पार्टी में ही हूं। तो ये जो है, ये एक तरीके से मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र को कमजोर करने की और भारतीय जो तंत्र है, जो एजेंसियां हैं, वो इस तरीके का कार्य कर रही है कि विपक्ष डर जाए और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सदाचारी भी सरकार बना सकती है और जो सदाचारी है उनको भ्रष्टाचारी भी कर सकती है। तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है, इसमें अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा दाग लग गया है। मोदी जी जो कि अपने आप को बड़ा पाक साफ बताते थे, उनकी भी थोड़ी कलई खुलती जा रही है या पोल भी खुल रही है। ऐसी स्थिति में आने वाले दिन मोदी जी के लिए और कर्नाटक के चुनाव के अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं होते हैं, तो ये जो उनका कदम उठाया गया है, ये एक तरीके से एक राजनीतिक रूप से उनके लिए नुकसानदायक होगा। 2014 से आप मोदी जी पर और उनकी राजनीति पर, उनके फैसलों पर बड़ी बारीक निगाह से देख भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं। और चलते चलते एक सवाल आपसे पूछूंगा। सत्यपाल मलिक जो गवर्नर रहे, कई राज्यों के गवर्नर रहे, मोदी जी के ही गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी को कोई करप्शन से बहुत परहेज नहीं। ऐसा नहीं है कि करप्शन को लेकर उनके मन में बहुत नफरत, वो परहेज नहीं करते। मतलब एक कहने का मतलब सत्यपाल मलिक का था कि उसका कोई बहुत असर नहीं है पर्सनल लेवल। ये जो सत्यपाल मलिक का जो बयान है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं सत्यपाल मलिक को बहुत गंभीर राजनेता मानता हूं। मैं उन्हें करीब 30 साल से जानता हूं और जब वो लोकदल में थे, चौधरी चरण सिंह के सबसे विश्वास पात्र थे। जब वो बागपत से चुनाव जीत के एमएलए बने थे, फिर अलीगढ़ से भी वो चुनाव जीते थे। तो ऐसी स्थिति में सतपाल जी का ये कहना है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आज और कल में ज्वाइन नहीं की थी, वो 2004 में ही भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। तो वो मोदी जी के बारे में जब कहते हैं तो कोई अंदर से कोई बोलने वाला, उनको जानने वाला बोल रहा है। क्योंकि आज सबसे बड़ी बात यह है कि इस तंत्र में सूचनाएं नहीं आती, अंतर्विरोध नहीं आते और स्वतंत्र पत्रकारिता जब समाप्त हो गई है, तो ऐसे स्थिति में कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये चीज छुपी हुई है। तो अब पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से एक संवैधानिक पद पे रहे व्यक्ति ने जब ये बात कही है, तो मैं उसको काफी अहम मानता हूं। और ये मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में खासकर मोदी जी पे अगर कोई तीखी टिप्पणी करता है, क्योंकि अभी आपको मालूम पड़ा होगा कि कश्मीर में जो राम माधव ने और रिलायंस के जो आरोप लगे थे, तो उनको सतपाल मलिक को अब सीबीआई ने बुलाया है, और जिसकी कि लग रहा था कि अभी तक क्यों नहीं बुला रहा है। तो ये जो कुचक्र था वो अब सतपाल मलिक पे भी चलने लगा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो बात कही कि मोदी मीडिया के जरिए जिस तरह से चीजों को ढका जा रहा है, छुपाया जा रहा है, कम से कम उस पर्दे को उठाने की, उस कर्टन को खींचने की कोशिश सत्यपाल मलिक ने की है, जो मोदी को कई बरसों से जानते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बोस्टन से जुड़े और आपको मतलब हमारे ऑडियंस के लिए आए, इसके लिए अनुराग जी एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया।